ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के टोटल 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। और इसी तरह मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रचलित नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आरंभिक काल को ही आदिकाल नाम दिया गया है। तो इसका एक और प्रचलित नाम क्या है, अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो वीरगाथा काल नाम। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, तो भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं आदिकाल को। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो वीरगाथा काल नाम जो है किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी राजासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वी राजासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसे प्रथम महाकाव्य हिंदी का है पृथ्वी राजासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, महाकाव्य है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। वैसे हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा है, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और यही सर्वमान्य मत है। लेकिन चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल की किस गद्य रचना का नाम बताइए। आदिकाल की किसी गद्य रचना का। तो आदिकाल की ऐसी कौन सी रचना है जो कि गद्य रचना है? तो वर्णरत्नाकर जो है आदिकाल की गद्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्तिलता की रचयिता कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं। और किस भाषा में लिखी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों रचनाएं विद्यापति की है और ये किस भाषा में लिखी गई, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभट्ट भाषा में लिखा जाता है। विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलखंड के रचयिता कौन है? आलखंड के रचयिता है जगनिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकाल को वीरगाथा काल के किन 4 कवियों के नाम से, आदिकाल जैसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तो कौन कवि है? नरपति नाल है, चंद्रवरदाई है, जगनिक है, भट्ट केदार है और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन यहाँ पे 4 कवियों के नाम पूछा गया है। तो नरपति नाल, चंद्रवरदाई, जगनिक, भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 7 है, खुमार नासो। तो आदिकाल की रचना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल पर मैंने विस्तार पर वीडियो बनाया है, विस्तार से, जिसमें मैंने आदिकाल के नामकरण, आदिकाल की रचनाओं, आदिकाल के रचनाकार तो पर मैंने चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो कुमार नासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथिल कोकिल के नाम से, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैथिल कोकिल के नाम से हिंदी साहित्य का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो विद्यापति ही मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 कालों में बांटा है। और दोहरी नामकरण की पद्धति किसने अपनाई है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ही दोहरी नामकरण की पद्धति अपनाई है। आदिकाल को वीरगाथा काल
और भक्ति काल को उत्तर पूर्व मध्यकाल, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल को गद्य काल। तो दोहरीकरण नामकरण की पद्धति किसने अपनाई है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? तो देखिए, वीर समय सीमा, हर एक काल की समय सीमा भी पता होना चाहिए। तो आदिकाल पर मैंने आदिकाल पर जो वीडियो बनाया है इस पर मैंने चर्चा किया है हर एक काल की समय सीमा पर। तो वीरगाथा काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को, तो इसकी समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375। तो इन्होंने संवत में माना है। क्या समय सीमा को संवत में माना है? तो संवत ईस्वी में नहीं बल्कि संवत में माना है। संवत 1050 से 1375 ईस्वी, 1375, संवत 1050 से संवत 1375। क्वेश्चन नंबर 11 है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किसकी है? तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरगाथा काल के 3 अन्य नाम क्या है? देखिए, वीरगाथा काल जो कि आदिकाल का नाम है, तो इसके 3 और अन्य नाम और कौन कौन से हैं? तो आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यापति की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो विद्यापति की 2 रचनाएं क्या है? कीर्तिलता, कीर्तिपिताका, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और वीरगाथा काल नाम क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वीरों की गाथाएं और कहानियां अधिक है। मतलब आदिकाल में वीरों की गाथाएं और कहानियां अधिक है, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? चंद्रवरदाई, जिनकी रचना क्या है? पृथ्वीराजासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, महाकाव्य है। और वीरगाथा काल यानी आदिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, कीर्तिपिताका के रचयिता कौन है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशाल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। अब देखिए, आदिकाल तो हो गया, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। तो अब भक्ति काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण युग है? तो हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। सगुण काव्य में 2 शाखा है। एक सगुण काव्य में 2 शाखा है, कृष्णा सही शाखा, रामा सही शाखा। निर्गुण काव्य में भी 2 शाखा है, एक ज्ञाना सही शाखा और प्रेमा सही शाखा। तो इस तरह से 4 शाखाएं हैं किसमें? भक्ति काल में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? हर एक शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। अगर रामा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछा जाएगा तो तुलसीदास। ज्ञाना सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। और प्रेमा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो प्रतिनिधि कवि कौन है? इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलसीदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा, मैंने बताया कि 2 शाखा हैं सगुण काव्य धारा में, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, यानी रामाशय शाखा और कृष्णाशय शाखा। तो तुलसीदास जी जो हैं राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो सबसे पहले जान लेते हैं पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रेमाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, भक्ति काल के, निर्गुण काव्य के प्रेमाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो 21 भाषा में लिखी गई है, तो पूर्वी अवधि में लिखी गई है। अब पद्मावत जो इनकी रचना है इसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको पद्मावत पर
टिक करना है। अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वी राजस्व पर टिक करना है, लेकिन बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैंने बताया प्रेमाख्यानक काव्य यानी प्रेमा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। तो पूर्व मध्यकाल का प्रचलित नाम क्या है? भक्ति काल, जिसे कि स्वर्ण युग नाम से प्रसिद्ध है जो। क्वेश्चन नंबर 24 है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास है। क्वेश्चन नंबर 25 है अष्टचाप के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। सूरदास जो है अष्टचाप के प्रतिनिधि कवि कौन है? कौन? सूरदास। अष्टचाप में 8 कवि हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टचाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ ने की है। तो अष्टचाप पर मैंने विस्तार में चर्चा किया है, वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 8 कवियों के बारे में बताया है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया है, कौन किसके कवि हैं, तो कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य से हैं, कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अष्टचाप पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भक्ति काल की किसी गद्य रचना का नाम बताइए। तो घोड़ा बादल की कथा जो है भक्ति काल की रचना है और ये क्या है? गद्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, ये तीनों रचनाएं किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है अष्टचाप के कवियों में से वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन? अब देखिए पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि अष्टचाप में जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप मेरा अष्टचाप वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो आप देख लीजिएगा। तो 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कौन कौन? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये चारों कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 30 है जानकी मंगल पार्वती मंगल, ये रचयिता कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जो है रामायण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके 12 ग्रंथ जो हैं प्रामाणिक माने गए हैं और इनके 12 ग्रंथों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 रचनाओं से। तो अब तुलसीदास पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिससे इनकी रचनाओं पर, इनको किस काल के कवि हैं और ये किस नाम से जाने जाते हैं, विस्तार में मैंने चर्चा किया है, आप देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है मध्यकाल को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 32 है मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्ति थी। कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी और इन्हीं की उपासना करती थी। अपनी रचनाओं में यह कृष्ण पे ही अपनी रचनाएं करती थी। क्वेश्चन नंबर 33 है निर्गुण धारा को किन शाखाओं में बांटा गया? देखिए आप पूछ लिया गया है भक्ति काल की 2 धारा है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है, 2 शाखाओं में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। क्वेश्चन नंबर 34 है तो भक्ति काल पर भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाया, जिसमें मैंने चारों शाखाओं पर चर्चा किया है और कौन किस शाखा के कवि हैं और हर एक कवि की रचनाओं पर भी चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा कवि हैं, किस धारा की है? तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति धारा की है और प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति धारा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा
सदुकड़ी है। तो कबीर की भाषा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा सदुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भी है। कोई को और एक कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? कबीर की पत्नी का नाम है लोई। कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति काल की चारों शाखाओं के नाम बताइए। तो भक्ति काल के चारों शाखाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भक्ति काल की समय सीमा। तो समय सीमा देखिए, आदिकाल की समय सीमा क्या था? संवत 1050 से 1300, संवत 1050 से 1375। और भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1375 से 1700। तो हर एक काल की समय सीमा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में की गई है। ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सातों कांडों के रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। और सातों कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था कि कौन सा क्रम सही है। तो पहले कौन सा कांड होता है? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि किस क्रम में होते हैं, कौन सा क्रम सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूरदास की सभी रचनाएं, ज़्यादातर रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कबीर की भाषा के 2 नाम बताइए। तो कबीर की भाषा क्या है? सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। क्या है? सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 4 सूफी कवियों के नाम बताइए। तो 4 सूफी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और आलम। तो ऐसे दे दिया जाता है एग्जाम में, पूछा है कौन से इसमें सूफी कवि है, तो आपको सूफी कवियों के नाम पता होना चाहिए। तो भक्ति काल में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने सूफी कवियों पर भी मैंने चर्चा किया है, आप देख सकते हैं कौन से सूफी कवि हैं, और सूफी कवियों की रचनाओं पर भी चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे, मधुमालती की रचना किसने की है? तो मधुमालती की रचना मंजन ने की है। मधुमालती की रचना किसने की है? मंजन ने की है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो सूरदास की भक्ति साक्य भाव की है। किस भाव की है? साक्य भाव की है। तुलसीदास जी की भक्ति पूछी जाती है, किस भाव की है? तो दास्य भाव की है। तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है। मीराबाई की भक्ति पूछी जाती है तो उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। तो किस भाव की भक्ति है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूरदास की भक्ति साक्य भाव की, और तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की, और मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की? देखिए पूछ लिया गया। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। मीराबाई की रचनाएं किस नाम से प्रचलित है? तो इनकी रचनाएं जो है मीराबाई की पदावली नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुलसीदास के दार्शनिक विचार किस पुस्तक में है? तो तुलसीदास जी की जो दार्शनिक विचार हैं इनकी विनय पत्रिका में है। और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है, भी क्वेश्चन पूछाते हैं। तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसी के राम का स्वरूप क्या है? तो जो तुलसीदास जी के राम जी जिसको मानते थे अपना जो उनके राम उपासक थे तुलसीदास जी के, तो उनका स्वरूप कैसा है? मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तकों के नाम लिखिए।
तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के निगूढ़ काव्य धारा के प्रेमाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इनकी पुस्तकों के नाम है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। तो पद्मावत से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये बड़ा महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। और अखरावत और आखिरी कलाम इनकी क्या है, रचनाएं हैं, पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तुलसीदास जी की 4 पुस्तकों के नाम बताइए। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली इनके क्या है, पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्री कृष्ण का साहित्यिक शिक्षक बताइए। लीला पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 54 है, रसखान किसके भक्त हैं। तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अब उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल से क्वेश्चन जो है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जाना जाता है और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर 55 है, रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले कवि कौन है। तो रीतिकाल के से कौन से कवि हैं जो वीर रस में रचना करते हैं। तो भूषण जो है वीर रस में रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीति मुक्त काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो देखिए रीतिकाल को 3 काव्य धारा में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य धारा। तो कौन किस काव्य धारा का कवि है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रीतिकाल के काव्य धारा पर चर्चा किया है। रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध तीनों काव्य धारा पर मैंने चर्चा किया है, कौन किस काव्य धारा के कवि हैं, और हर एक कवियों की रचनाओं पर भी मैंने चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, घनानंद है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामचंद्रिका किस काल की रचना है। तो रीति काल की रचना है। और किसकी रचना है, ये केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है क्या, रामचंद्रिका, और ये रीति काल की रचना है। अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे रीति मुक्त पूछा जा रहा था, यहाँ पे रीतिबद्ध पूछा जा रहा है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 59 है, रीतिकाल के 3 अन्य नाम क्या हैं। तो रीतिकाल के भी अन्य नाम दिए गए हैं, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और उत्तर मध्यकाल। तो ये रीतिकाल के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, रीतिकाल के किन्हीं 3 राष्ट्रीय विचारधारा वाले वीर रस के कवियों के नाम। तो रीतिकाल के से कौन से 3 कवि हैं जो वीर रस में राष्ट्रीय विचारधारा के कवि के नाम से जाने जाते हैं, वीर रस में रचनाएं करते हैं और राष्ट्रीय विचारधारा वाले कवि माने जाते हैं। तो भूषण, गोरेलाल और सूदन, ये तीनों वीर रस में रचनाएं करते थे और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि थे रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 61 है, घनानंद को रीतिबद्ध कवि माना जाता है अथवा रीतिमुक्त। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये रीतिबद्ध नहीं माने जाते बल्कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है। शिवा बावनी के रचयिता है भूषण। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। रीतिकाल की कविता में किन 3 भागों, देखिए यहाँ पूछ लिया गया रीतिकाल की कविता को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, 3 काव्य धारा में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। क्वेश्चन नंबर 65 है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900। तो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375, संवत 1050 से 1375, और भक्ति काल की समय सीमा जो है 1375 से संवत 1375 से 1700, और रीतिकाल की समय सीमा जो है संवत 1700 से 1900। तो समय सीमा आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहारी की छंद में रचना की है बिहारी ने। तो दोहा और सोरठा में इन्होंने रचना की है। बिहारी की एक मात्र रचना है जो कि बिहारी सतसही है। क्या है, बिहारी सतसही, जो कि दोहों में है। और किस छंद में रचना की है इन्होंने, तो दोहा और सोरठा में।
क्वेश्चन नंबर 69 है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। और रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि पूछा जाएगा तो केशव दास, लेकिन रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि पूछा जाएगा तो बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 70 है, केशव दास को किन तीन रचनाओं के नाम से केशव दास की 3 रचनाओं के नाम लिखिए? तो रामचंद्रिका, रसप्रिया, कविप्रिया, इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसे रामचंद्रिका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहारी के आश्रयदाता का नाम बताइए? तो बिहारी किसके आश्रित कवि थे, किसके आश्रय में रहते थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, घनानंद की प्रेयसी का नाम बताइए? तो घनानंद अपने प्रेयसी पे ही रचनाएं करते थे। इनकी प्रेयसी का नाम क्या है? सुजान। क्वेश्चन नंबर 73 है, भूषण की प्रसिद्धि किस कारण से है? तो वीर रस में कविताएं करने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि है। कि रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, इसी कारण इनकी प्रसिद्धि है। क्वेश्चन नंबर 74 है, घनानंद किसके कवि हैं? तो श्री कृष्ण की कवि हैं। किसके कवि हैं? श्री कृष्ण के कवि हैं। श्री कृष्ण पर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूषण की 3 पुस्तकों के नाम बताइए? शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं जो है भूषण की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, घनानंद दिल्ली के बादशाह के यहाँ किस पद पर नियुक्त थे? तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। कौन? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूषण के 2 आश्रयदाताओं के नाम बताइए? तो शिवाजी और छत्रसाल दशक भूषण के 2 आश्रयदाता थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए? तो रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी, देव, भूषण और पद्माकर। अब आधुनिक काल, तो 3 काल पर मैंने चर्चा कर लिया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब आधुनिक काल पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्री प्रवास किस काल का काव्य है? तो आधुनिक काल का काव्य है। और रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और किस भाषा में हरियोध की रचना है? किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। और क्या खड़ी बोली में लिखी गई रचना है? और क्या है? तो महाकाव्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। तो कामायनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी पर मैंने विस्तार पर वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। कामायनी महाकाव्य से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, छायावाद के 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए? तो प्रसाद, पंत और निराला छायावाद के 3 प्रमुख कवि हैं। प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। और ये तीनों कवि जो हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 83 है, अज्ञे जी की 2 रचनाओं के नाम बताइए? तो शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम है साकेत। साकेत जो कि राम काव्य पर आधारित है। क्या है? राम काव्य पर आधारित है और एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी भारत भारती जो रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता है और किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो नागार्जुन की द्वारा लिखी गई कविता की। इसमें अकाल के बाद जो दशा हुई थी उसी का चित्रण किया गया है इस कविता में। क्वेश्चन नंबर 86 है, आधुनिक काल के 2 प्रमुख वादों के नाम बताइए? तो आधुनिक काल के 2 प्रमुख वाद कौन कौन से हैं? छायावाद, रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 87 है, आदिकाल के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं आदिकाल के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 है भारत भारती। देखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी भारत भारती जो है प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी इसी रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 है प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास क्या है? प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है गोदान। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रेमचंद प्रयोगवाद के दो कवियों के नाम बताइए। तो अज्ञेय और मुक्तिवाद बोध ये दोनों प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है समदर स्मिथ किस उपन्यास का नाम है? समदर स्मिथ की किसी उपन्यास का नाम बताइए। जल टूटकर टूटता हुआ किसका उपन्यास है? समदर स्मिथ। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जल टूटता हुआ किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यासकार कौन है? समदरस मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 92 है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता आत्मजयी की क्या है रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 93 है केदारनाथ सिंह की किसी रचना का नाम बताइए। तो इतने पास अपने इनकी रचना का नाम है किसकी? केदारनाथ सिंह की। क्वेश्चन नंबर 94 है किसी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं और मैला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है इसी के क्या है? उपन्यासकार हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। क्योंकि ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं होती थी अंचल विशेष से क्षेत्र विशेष से संबंधित होती थी। क्वेश्चन नंबर 95 है तार सप्तक के संपादक का नाम बताइए। तो अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक है। इन्होंने तार सप्तक का संपादन कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक है। चारों सप्तक में कौन किस सप्तक का कवि है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक पे मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। हर एक सप्तक के कवियों के नाम को याद रखने का ट्रिक भी मैंने बताया है, तो लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है जयशंकर प्रसाद की किसी प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। तो इनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम है आकाशदीप। क्वेश्चन नंबर 97 है जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? त्यागपत्र। त्यागपत्र की विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र कुमार है जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है उसने कहा था क्या है? कहानी विधा की रचना है और रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्वेश्चन नंबर 100 है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक विधा की रचना है और नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 101 है छायावादी युगिन किसी राष्ट्र कवि का नाम बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी युग के कवि हैं और ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं, प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और इनकी भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। 101 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई थी उसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। क्वेश्चन नंबर 103 है नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? वीरेंद्र मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 101 है द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध राम काव्य का नाम बताइए। तो द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध राम काव्य का नाम है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 105 है खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों के नाम बताइए। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखक हैं इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। ये चारों क्या हैं? गद्य लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हरियोध और रत्नाकर के पूरे नाम बताइए। देखिए हरियोध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुक्ति बोध जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है तार सप्तक के संकलित 4 कवियों के नाम बताइए। देखिए चार सप्तक में संकलित 4 कवि देखिए पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवक। ये क्या है? तार सप्तक के 4 प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचयिता कौन है?
तो कुरुक्षेत्र उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, वृंदावन लाल वर्मा की 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम बताइए। तो मृगनयनी, माधवी जी सिंधिया, इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रभा और प्रताप किस काल के पत्र हैं। तो आधुनिक काल के पत्र हैं। पत्र पत्रिकाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पत्र पत्रिकाओं पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस काल का पत्र है, पत्र के संपादक कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 111 है, 111 क्वेश्चन है, नई पत्रिका के 2 संपादक का नाम बताइए। जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन नई पत्रिका क्या है, संपादक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। 1951 में। और पहला सप्तक का संपादक कब हुआ था। 1943 में। क्वेश्चन नंबर 113 है, दुष्यंत कुमार किस लिए प्रसिद्ध है। तो हिंदी गजल के लिए दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 114 है, नागार्जुन किस वाद के कवि हैं। तो प्रगतिवाद के कवि हैं। कौन किस वाद का कवि है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 116 है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 117 है, धीरे उठाओ मेरी पालकी क्या है। कविता विधा की रचना है। रचनाकार कौन है। केदारनाथ अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 118 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। कब। 1903 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था। 1900 हुआ था। तब इसके संपादक कौन थे। श्याम सुंदर दास थे। लेकिन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 119 है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें। तो उनकी उर्वशी जो रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120 है, पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। इनकी जो चिदम्बरा जो है प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब। 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी को। क्वेश्चन नंबर 121 है, कथा सम्राट किसे माना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखिए, आज खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास पे टिक करना है, जो कि हरियोत जी की रचना है। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज आसो पर टिक करना है, जो कि चंद्रवरदाई जी की रचना है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत पर टिक करना है, जो कि जायसी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 123 है, साकेत के रचनाकार कौन है। मैथिली चंद्रगुप्त, जो कि राम काव्य पर आधारित है। साकेत जो है राम काव्य पर आधारित है और मैथिली चंद्रगुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 124 है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता के क्या है, कवि है। क्वेश्चन नंबर 125 है, द्वितीय सप्तक जो कि 1951 में संपादित हुआ था कि में जो कविता संकलित हुई थी, कविता की मौत नामक कविता के कवि कौन है। धर्मवीर भारती। कविता की मौत कविता के कवि कौन है। धर्मवीर भारती, जो कि द्वितीय सप्तक 1953 में संकलित है। एक लास्ट क्वेश्चन है 126 आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, साय में धूप क्या है, काव्य कृति है, इसके रचनाकार कौन है। रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।